ध्रुव, आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ, अभी करते हैं यार स्टार्ट उसका। हम्म। क्या चीज? फिजिक्स? 2-3 लेक्चर में खत्म कर दे रहा है मतलब? अच्छा, ठीक है, हम कर देते हैं अभी। थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊं। गुड इवनिंग। संचित, क्वेश्चन सॉल्व किए तुमने मैग्नेटिक्स के? अलीशा, तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैग्नेटिक्स के कुछ? नहीं किए अभी? पिछली बार हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, उसमें हमने ये पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाए तो वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, ये हमने पढ़ा था। पिच ऑफ द हेलिकल पाथ वगैरह निकाल लिया था हमने। एक क्वेश्चन देखो जरा, हमको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर B2, ये क्वेश्चन कर सकते हो? B2।
और ज़रा क्वेश्चन निकाल लूँ मैं, पहले ज़रा तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। स्क्रीन पे अभी तुमको क्या ये एससीवी की एक्सरसाइज दिख रही है? ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस फोर्स हैविंग चार्ज ऑफ, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड जरा सॉल्व करना है अपने को। थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है या और मैग्नीफाई करूं? ये एक मिनट अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ, मैं जरा इसको दूसरी जगह ही रख देता हूँ लाके। ये लो, a magnetic field of 4 into 10 to the power minus 3 Tesla exerts a force of this on a particle having charge of this and going in xy plane. Find velocity of the particle. तो ये कैसे सॉल्व करोगे? इसको निकालो जरा। ध्रुव कैसे निकालोगे ये इसका सोल्यूशन? हम्म, हाँ तो निकालो। अच्छा, क्यू वी बी साइन थीटा कैसे अप्लाई करोगे इसमें? एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें एफ कितना लिखोगे? इसमें एफ की वैल्यू, बात यह है कि ये जो देखो जो क्वेश्चन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स किस फॉर्म में दिए? वेक्टर फॉर्म में दिए हैं। तो तुम्हें ये फॉर्मूला किस तरह से यूज करना पड़ेगा? तुमको यूज करना पड़ेगा एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब करो इसको और सॉल्व करके बताओ कितना आता है। एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी।
अलीशा, अलीशा समझ में आ रहा है कैसे करोगी? अच्छा, ध्रुव तुम्हारा कितना आंसर है? कल अपन देखते हैं, कल तुम लोग शाम को फ्री हो? कितना आया अब? अलीशा तुम बताओ। हाँ, -75 आई कैप प्लस 100 जे कैप इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक, करेक्ट आंसर इसका। तो इसको ध्यान रखना कि जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हमको वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। A charged particle is accelerated through a potential difference of 12 kilovolt and acquires a speed of 10 to the power 6 meter per second. It is then injected perpendicularly into a magnetic field of strength 0.2 Tesla. Find the radius of circle described by it. A charged particle is accelerated through a potential difference of, संचित क्या रहा इसका आंसर? A charged particle is accelerated through a potential difference of 12 किलो वोल्ट। इसका मतलब बताओ पहले मुझे क्या हुआ।
एक रीजन है, मान लो 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 किलो वोल्ट का है, और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रख दिया है। इस पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हमने एक्सलरेट कराया इसको, तो ये एक्सलरेट करेगा क्यों? 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 12 किलो वोल्ट का, यानी कि दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस d है। अभी मैं सिंबल में करता हूं पूरा सॉल्व, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आएगा, v बाई डी के बराबर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, यानी क्यू वी अपॉन डी। इसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा ए इक्वल टू क्यू वी अपॉन डी अपॉन एम, मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये इसका एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेट होके डी डिस्टेंस तक मूव करेगा। अगर ये डी डिस्टेंस तक मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इससे निकालेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी थी 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन है क्यू वी अपॉन एम इंटू डी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है डी, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू आया 2qv अपॉन एम, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्यू वी। ये मैं तुम लोगों को कई बार पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, क्यू वी के बराबर। हाफ एम बी स्क्वायर क्यू वी आ गया ना सॉल्व करके यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी अगर क्यू वी है तो उसकी स्पीड कितनी है चार्ज पार्टिकल की, v इक्वल टू 2qv अपॉन एम, ये स्पीड है। अब जब इस पार्टिकल की स्पीड हो जाएगी 2qv अपॉन एम, फिर इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंजेक्ट कर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इसमें 0.2 टेस्ला दिए, मैं सिंबल में कर रहा हूं। तो रेडियस कितनी हो जाएगी सर्कुलर पाथ की, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी के बराबर। तो रेडियस आएगी r इक्वल टू एम अपॉन क्यू बी, और v की वैल्यू हम रखेंगे 2q, और ये v बड़ा वाला v पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन m। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, और रेडियस r इक्वल टू कितनी आई, 2v अपॉन b के बराबर। अब इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई थी वो हम रख लेते हैं। तो 2 इंटू 12 10⁻³ अपॉन मैग्नेटिक फील्ड है 2 इंटू 10⁻⁻1। तो उसका रेडियस कितना रहा है सर्कुलर पाथ का, 12 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा रेडियस आ रहा है। आंसर देख लेते हैं एक बार इसका हमने सही किया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 था ये। 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसमें, तो हमारा जो है अच्छा अच्छा, एक मिनट, हम लोगों ने अंडर रूट नहीं लिया इसका, v का। v इज इक्वल टू इतना आना था, √2qv अपॉन m, ठीक है। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, r इक्वल टू m अपॉन क्यू बी, और ये हो जाएगा √2qv अपॉन m के बराबर। और चार्ज पार्टिकल का मास क्वेश्चन में गिवन है, नहीं मास कैंसिल होना चाहिए फिर इसमें। मास तो इसमें आ रहा है, बच रहा है मास। क्यू वी
इसमें मास कैंसिल होना चाहिए कहीं। ये एक मिनट चेक करो जरा, हमने लिखा था वी स्क्वायर इक्वल टू 2 QV/m, ये सही आया था 1/2 MV² QV के बराबर है। तो V तो सही लिखा था यार हमने, 2 QV/m, V तो सही लिखा है, और रेडियस हो जाएगा m हटना चाहिए इसमें कहीं से। कोई बात नहीं, अभी हटेगा, m/QB, और v है √2Q∩V/m। अब कितना बच रहा है ये, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, एक तो m बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा, v बचेगा, और नीचे कितना बच रहा है, 1/b नीचे रहेगा और q अंदर चला जाएगा। तो mv है, हाँ इसमें वैल्यू दी नहीं है क्या? हाँ इसमें वैल्यू रख दो। हाफ MV² कितना था, QV था ना, तो m 1/b अंडर रूट, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसमें, MV, तो अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई करूं तो ही m चाहिए। इसमें कैलकुलेट करके देखो m एलिमिनेट हो रहा है क्या? वन बाई बी अंडर, अच्छा सुनो, इसमें ना यहाँ से हो जाएगा सॉल्व, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू रख के, ½ MV², यहाँ से m इक्वल टू निकल आएगा QV 2QV/V²। तो इसमें चार्ज कितना दिया है, चार्ज भी नहीं दिया, m/q ही निकाल लेते हैं। तो m/q इक्वल टू 2 तो अब ये 2 12 किलोवोल्ट, तो 12 इंटू 10⁻³ अपॉन v कितना था, 10⁻⁶, बस इतना ही बचा ना। क्यों 2V/V² लिख लिया ना, V² की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁶ है, तो ये V² कितना हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा, ये m/q। अब ये m/q की वैल्यू आ गई, इसको हम रेडियस वाले फॉर्मूले में रखें, तो 1/b, मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 अंडर रूट 2, m/q की वैल्यू है 24/10⁹ 3 था ऊपर, नीचे 12 था, एक कैंसिल कर दिया हमने। अब क्या बचा है इसमें, v और बचा हुआ है, v कितना है 12 किलोवोल्ट, तो 12 इंटू 10⁻3। अब देखो 1/0.2 अंडर रूट के अंदर क्या क्या हो गया, 24 इंटू 24, ये बाहर निकल आएगा,
और 10 की पावर नीचे डिनोमिनेटर में कितनी बचेगी 6, इतना काम हो गया। तो 24 बाहर आ गया, नीचे 0.2 है, और ये 10 की पावर कितनी बाहर आ गई 3। अब 24 को लिख दिया हमने 12, और नीचे कितना बचा 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -2 के बराबर, और अब ये हुआ 12 सेंटीमीटर, ऐसे आएगा ये। तो यहाँ पे m/q निकालना पड़ेगा अपने को कैलकुलेशन में। ये था क्वेश्चन नंबर 34। ठीक ठाक कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, मतलब इसमें ये करना पड़ेगा कि हम m/q निकाल लें। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक बहुत बढ़िया सवाल है, इस क्वेश्चन का मतलब समझो पहले तो। Two particles each having a mass m are placed at a separation d in uniform magnetic field B as shown in figure. तो दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर हैं, d डिस्टेंस पर हैं, जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर बने हुए हैं, ये चार्ज पार्टिकल हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये d के बराबर है। फिर क्या हुआ, दे हैव अपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड q। दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, q है। एट टाइम t इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर ईच विद स्पीड v। तो दोनों को स्पीड v से प्रोजेक्ट कर दिया एक दूसरे की तरफ। ठीक है, जैसा कि एरो बना हुआ दिख रहा है हमको डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो एरो है ना, इन दोनों चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है। सपोज द कूलम फोर्स बिटवीन चार्जेस इज स्विच्ड ऑफ, यानी कि कूलम फोर्स जो लगता है ना, वो नहीं लेना है अपने को, केवल मैग्नेटिक फोर्स कंसिडर करना है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी चार्ज पार्टिकल पर। पार्ट ए है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Vm ऑफ द प्रोजेक्शन स्पीड सो दैट टू पार्टिकल्स डू नॉट कोलाइड, जिससे कि दोनों पार्टिकल कोलाइड ना करें। हम मैक्सिमम कितनी स्पीड दें कि इनका कोलिजन ना हो। ठीक है, तो मैं इसको सिचुएशन को नए पेज पे बना रहा हूं कि एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर +q, एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ -q, और मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में कैसी है, b है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट्स है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v दे दी हमने राइट में, इस वाले चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v दे दी लेफ्ट साइड में। अब जो लेफ्ट साइड वाला चार्ज पार्टिकल है, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज का मोशन कैसा होगा, ये कैसे पाथ को फॉलो करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये बना हुआ है क्रॉस। तो ध्रुव तुम बताओ जरा, ये कैसा चलेगा चार्ज पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन अभी पढ़ा नहीं है, तुम नॉर्मली बताओ कैसे चलेगा ये चार्ज पार्टिकल। भाई मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, वेलोसिटी देते हैं, तो कैसे पाथ पे चलता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो पाथ कैसा होता है उसका, सर्कुलर पाथ होता है। क्यों होगा स्पाइरल, तुमने अभी पिछली क्लास के बाद तुमने कुछ पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, तो दिमाग में रहना चाहिए ये। बोलो, कैसे पाथ पे चलेगा, कैसे पाथ पे चलेगा, सर्कुलर पाथ पे। इसके सर्कुलर पाथ का सेंटर कहां होगा ये बताओ। इस पर जो फोर्स लगेगा F, वो फोर्स कितना होगा, Q V क्रॉस B। तो फोर्स की डायरेक्शन होगी V क्रॉस B की डायरेक्शन में। अभी V क्रॉस B की डायरेक्शन किधर आएगी, V क्रॉस B की डायरेक्शन बताओ किधर है। V की डायरेक्शन है राइट साइड इनिशियली, और मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्स, तो V क्रॉस B किधर आ रहा है। संचित,
v क्रॉस b की डायरेक्शन बताओ किधर आएगी, जे कैप में। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको वेलोसिटी v अगर हमने राइट में दी तो इस इंस्टेंट पे जो फोर्स लगेगा इस पर, वो फोर्स कहाँ लग रहा है, वर्टिकली, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, जे कैप की डायरेक्शन में। तो उसका सेंटर यहाँ पर है, यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा। अगर ये मैं मान लूँ इसकी रेडियस है सर्कुलर पाथ की चार्ज पार्टिकल की, तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे सर्कल पे मूव करेगा, ये है इसका सर्कुलर पाथ। ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे जाएगा। जो दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल है उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसको यहां से वेलोसिटी दी है v, चार्ज है q। ये कैसे पाथ पे चलेगा ये बताओ। अच्छा, पाथ पे तो सर्कल पे ही चलेगा, इसका सेंटर कहाँ होगा सर्कुलर पाथ का, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो v क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालो और फिर उसको नेगेटिव कर दो। तो तो v क्रॉस बी किधर आ रहा है, तो ये प्लस जे कैप आएगा। तो इसका भी सेंटर कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ है। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, यहां फोर्स लग रहा है। तो इसका सेंटर बनेगा सी इधर। ये कैसे निकाला हमने, v क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाली, और v क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने के बाद उसमें नेगेटिव किया, मतलब डायरेक्शन पलट दी। तो वो इस पर फोर्स किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है इस पर भी, ठीक है। तो ये कैसे मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, ये भी सर्कुलर पाथ पर इसी तरह से मूव करेगा, ठीक है। दोनों का जो सर्कुलर पाथ है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए लिया है भाई कि तुमको जो है थोड़ी सी ज्योमेट्री समझ में आनी चाहिए इसकी, कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएगा पार्टिकल। मैं जरा इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। इसको मैं कर ही देता हूँ डिलीट, ये वाला। तो अब हमको आइडिया लग गया कि चार्ज पार्टिकल सर्कल पे मूव करेंगे और इस तरह से सर्कल पे जाएंगे। अब क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं। उसमें पूछा क्या था, पूछा ये था कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी एम ऑफ द प्रोजेक्शन स्पीड सो दैट टू पार्टिकल्स डू नॉट कोलाइड, दोनों का कोलिजन ना हो। तो कोलिजन होने के चांसेस क्यों हैं, कोलिजन होने के चांसेस इसलिए है, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया, जब इनका रेडियस कैसा हो जाएगा, एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी थी मैंने इधर, ये इसकी रेडियस है। दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल को बनाता हूं अब मैं, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल का रेडियस है, ठीक है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर थी, एक चार्ज पार्टिकल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया था, एक चार्ज पार्टिकल को इधर से प्रोजेक्ट किया था। ये था माइनस क्यू और ये था प्लस क्यू। और मैग्नेटिक फील्ड थी दो, कैसी थी, क्रॉस। तो ये सेंटर है C1, ये सेंटर है C2। तो दोनों चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हुए जाएंगे तो कोलिजन के लिए जरूरी क्या है कि इनका जो रेडियस है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना था, ये भी याद करो कितना था, d के बराबर। तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है d के बराबर, ठीक है। ये डिस्टेंस है d। तो चार्ज पार्टिकल की रेडियस कितनी है, रेडियस है यहां तक की डिस्टेंस, ये है r, और इसकी भी रेडियस r है। तो जरूरी क्या है, कोलिजन ना हो उसके लिए जरूरी क्या है कि दोनों की जो रेडियस है मिला के वो 2r कैसा होना चाहिए, d से कम होना चाहिए। लिमिटिंग केस में लेस देन आर इक्वल टू d लिख सकते हैं, तो 2r लेस देन d होना चाहिए।
या ऐसा भी लिख सकते हैं r लेस देन d बाई टू। अगर r लेस देन d बाई टू है तो कोलिजन नहीं होगा। समझ में आया? अब रेडियस का फॉर्मूला लिख देंगे हम यहाँ पर mv अपॉन क्यू बी। तो mv अपॉन क्यू बी लेस देन कैसा चाहिए हमको, d बाई टू। तो v लेस देन कितना बनेगा ये, क्यू बी डी अपॉन टू एम के बराबर। तो वो जो वेलोसिटी है प्रोजेक्शन की, वो वेलोसिटी क्यू बी डी अपॉन टू एम से कम होना चाहिए और लिमिटिंग केस में इक्वल होना चाहिए, यानी लेस देन आर इक्वल टू वी कर सकते हैं हम लिमिटिंग केस में। तो वी एम कितना आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी जो हम इसको दे सकते हैं जिससे कोलिजन ना हो, तो वो वी एम कितना हुआ, क्यू बी डी अपॉन टू एम के बराबर। अलीशा ये समझ में आया क्या किया हमने? वी एम इक्वल टू क्यू बी डी अपॉन टू एम के बराबर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, अगर इतनी वेलोसिटी देंगे तो दोनों के बीच में कोलिजन नहीं होगा। अब फिर क्वेश्चन पर आओ, बी पार्ट क्या कहता है, व्हाट वुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन, what would be the minimum and maximum separation between the particles if v is equal to vm by 2। अब जो वेलोसिटी हमने दी है, अगर वो वेलोसिटी vm by 2 से के बराबर है, यानी कितनी है वेलोसिटी उसकी, if velocity given is v equal to vm by 2, vm by 2 मतलब क्यू बी डी अपॉन 4m। तो अलीशा बताओ, अगर हमने वेलोसिटी को vm by 2 कर दिया तो अब कोलिजन होगा कि नहीं होगा इनका? अब नहीं होगा कोलिजन। जो वेलोसिटी कोलिजन के लिए हमको देनी थी, उस वेलोसिटी से कैसी वेलोसिटी दी है हमने, कम वेलोसिटी दी है, तब कोलिजन नहीं होगा इसका। तो उन्होंने पूछा क्या है कि अगर कोलिजन नहीं होगा तो इनके बीच का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा वो बताओ। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, मिनिमम डिस्टेंस की पोजीशन में पार्टिकल कहां पर होंगे, कहां पर होंगे पार्टिकल बताओ, जब डिस्टेंस मिनिमम है तब कहां पर होंगे ये पार्टिकल? अरे ऐसे होना चाहिए ना, ये सेंटर है और ये वाला पार्टिकल घूमते 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 इधर आ जाएगा, और इस बार रेडियस कितनी होगी इसकी, अब रेडियस कितनी हो जाएगी, पहले जैसे नहीं रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी कैसी हो गई है, कम। तो इनकी जो रेडियस है वो कैसी हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। तो ये इनकी रेडियस हो जाएगी कम। तो कैलकुलेशन करो जरा आप। ये जो पोजीशन होगी, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, वो तो फिक्स है। सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d के बराबर है। ये d डिस्टेंस है दोनों के सेंटर के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चार्ज पार्टिकल था इसको प्रोजेक्ट किया हमने, तो ये घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया है, इधर पहुंच गया है, और जो दूसरा वाला घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया है। तो अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसी है, d मिनिमम है, ये मिनिमम डिस्टेंस। तो जरा निकालो कितनी होगी ये मिनिमम डिस्टेंस इस बार, वेलोसिटी कितनी दी है, क्यू बी डी अपॉन 4m के बराबर, क्यू बी डी अपॉन 4m के बराबर वेलोसिटी दी है इस बार। तो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू क्यू बी डी अपॉन 4m, क्यू बी डी अपॉन 4m, ठीक है। ये वेलोसिटी दे दी है। तो रेडियस कितनी होगी सर्कुलर पाथ की इसकी, अब बताओ। रेडियस होता है एम बी अपॉन क्यू बी, तो m अपॉन क्यू बी तो एज इट इज रहेगा, और v की वैल्यू है क्यू
बी डी अपॉन 4m, तो कितना आया रेडियस? d/4, यानी कि ये जो रेडियस है ये कितनी है? d/4 है। इसकी जो रेडियस है यहाँ पर ये कितनी है? d/4 है। तो d मिनिमम कितना बचा? d मिनिमम आइडिया लग गया कितना बच रहा है d मिनिमम ध्रुव यहाँ पर? d/2। अब अगर आइडिया लग गया है तो d मैक्सिमम बताओ कितना होगा? फाइंड d मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी या कब होगी? जब चार्ज पार्टिकल कहां पर होंगे? घूमते घूमते, जब चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल एक यहां पहुंच जाएगा घूमते घूमते, और दूसरा कहां पहुंच जाएगा? इधर पहुंच जाएगा घूमते घूमते, तब इनके बीच का डिस्टेंस कैसा होगा? तो ये डिस्टेंस है, रेडियस है कितनी? d/4। इसकी ये रेडियस है d/4, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस d है। तो d मैक्सिमम कितना हो गया? d/4 प्लस d प्लस d/4, तो ये आ जाएगा 3d/2 के बराबर। ये d मैक्सिमम है। समझ में आया? तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। चलो और भी पार्ट है इसके, अभी बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसके बाद है पार्ट सी। एट व्हाट इंस्टेंट विल ए कोलिजन अकर बिटवीन द पार्टिकल्स इफ v इज इक्वल टू 2m। अब वेलोसिटी कितनी दे रहे हैं हम? जो कोलिजन के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी दे सकते थे जिससे कोलिजन ना हो, उसकी डबल वेलोसिटी दे दी है अब। जैसे हमको vm कितना था यहाँ पर? qbd/2m था। इतनी वेलोसिटी देते तो कोलिजन नहीं हो रहा था, इससे ज्यादा दे देंगे तो हो जाएगा। तो उन्होंने वेलोसिटी कितनी दे दी? इसकी डबल दे दी है। डबल वेलोसिटी दे दी है, qbd/2m इंटू 2 कर दिया। ठीक है, तब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस बदल जाएगी अब रेडियस कितनी हो जाएगी संचित? पहले से यानी अब कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी इसमें जो मैंने यहां पर बना दी है। ज्यादा हो जाएगी मतलब क्या? पहले नो कोलिजन के लिए रेडियस कितनी चाहिए थी हमको? d/2 के बराबर चाहिए थी ना। अभी मैं जरा दोबारा से उस स्लाइड दिखाता हूं तुमको। ये देखो, vm कितना है? qbd/2m। vm था, vm इक्वल टू qbd/2m के बराबर, लेकिन हमने वेलोसिटी कितनी दे दी है? 2vm के बराबर दे दी है, यानी qbd/m। अब रेडियस कितनी हो जाएगी इस केस में? रेडियस r इक्वल टू, बताओ कितना अलीशा? निकालो कितना हुआ रेडियस? संचित रेडियस कितना आ रहा है संचित? रेडियस कितना आ रहा है? हाँ, तो qbd/m, तो रेडियस की वैल्यू आ गई r इज इक्वल टू d, यानी कि ये डिस्टेंस d हो गई है। और दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना दिया था क्वेश्चन में? d ही दिया था। ये देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d के बराबर था क्वेश्चन में, यानी कि कौन सी डिस्टेंस d थी?
यहां से जो चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किए थे इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया था, d के बराबर। ठीक है, तो जो रेडियस है यहां तक की, ये इसकी रेडियस d है और ऐसे ही इसकी जो रेडियस है ये d है। तब कोलिजन कहां पर हो रहा है, कोलिजन हो जाएगा इसका पॉइंट A पर। आए समझ में? ये सर्कल पे चलना शुरू करेगा, दूसरा सर्कल पे चलना शुरू करेगा और कोलिजन कहां पर हो गया, A पर। तो मान, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितने टाइम पर कोलिजन हो जाएगा, टाइम पूछा है। तो हमने मान लिया कि सपोज कोलिजन अकर्स एट टाइम t पर कोलिजन होता है। तो टाइम t पे ये जो पार्टिकल ये कहां पहुंच चुके हैं दोनों, A पर। एट टाइम t both particles reaches at point A, दोनों पॉइंट A पर पहुंच जाते हैं। समझ में आया कि नहीं संचित, ध्रुव? अच्छा, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि इसको A पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। तो उसके लिए अप्रोच कैसे करते हैं, यहां देखो मैंने पॉइंट A को सेंटर से ज्वाइन किया ऐसे, और ये बनाया एंगल थीटा, यानी कि इन टाइम t पार्टिकल रोटेट्स बाय एंगल थीटा, थीटा एंगल से रोटेट होते हैं ये। ठीक है, अच्छा ये एंगल ऑफ रोटेशन थीटा इज इक्वल टू किससे पता चल सकता है हमको, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से। थीटा ओमेगा टी होता है और ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। और 2 पाई अपॉन टी में टी क्या चीज है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है सर्कुलर पाथ में, मैग्नेटिक फील्ड में, ये होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी के बराबर इंटू टी। तो बचा कितना, थीटा इक्वल टू कितना आया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, क्यू बी टी अपॉन एम। ये समझ में आया, ये थीटा की जो वैल्यू है ये है क्यू बी टी अपॉन एम के बराबर। सभी को क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा, अब क्यू बी टी अपॉन एम हमारे पास आ गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखता हूं कितना हुआ, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ चार्ज पार्टिकल का। तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है, ये है इधर, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, ये क्या है, ये तो है रेडियस r। तो ये डिस्टेंस कितनी है, r साइन थीटा। जितना ये घूमेगा उतना ही ये वाला पार्टिकल भी थीटा एंगल से घूम जाएगा, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, मास सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो ये भी थीटा एंगल से यहाँ घूम गया। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक की, इसकी ये डिस्टेंस कितनी है, r साइन थीटा, इसकी भी r साइन थीटा होगी। तो जब कोलिजन होगा तो दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r साइन थीटा है। एट द टाइम ऑफ कोलिजन डिस्टेंस कितनी है दोनों पार्टिकल के बीच में, 2r साइन थीटा। और 2r साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर। डायग्राम दिख रहा है नीचे, 2r साइन थीटा किसके बराबर है, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन d इक्वल टू
2r साइन थीटा। अलीशा समझ रही हो ये बाउंसर तो नहीं हो रहा? ये 2r साइन थीटा डी के बराबर, ये समझ में आ गया अलीशा? अच्छा, तो अब d इक्वल टू 2r साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं हम। ठीक है, तो r कितना है? r क्या चीज है? रेडियस है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? mv अपॉन क्यू बी इंटू साइन थीटा। अब v कितना था इस बार? इस बार v कितना था? v स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी इस बार? हम वो उसकी वैल्यू क्या है? क्यू बी डी अपॉन एम के बराबर है ना। तो रखो वैल्यू उसकी। तो 2m अपॉन क्यू बी, और वेलोसिटी 2 टाइम्स वी एम थी, तो वो है क्यू बी डी अपॉन एम इंटू साइन थीटा। क्या बचा ये साइन थीटा इक्वल टू? साइन थीटा इक्वल टू कितना आया? 1/2। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? π/6। और थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? क्यू बी टी अपॉन एम। क्यू बी टी अपॉन एम इक्वल टू π/6। तो यहां से t इक्वल टू कितना आ गया? पाई एम अपॉन 6 क्यू बी। ये आंसर हुआ इसका। टाइम इतना आया, इतने टाइम के बाद कोलिजन हो जाएगा। ये समझ में आया ये अलीशा? हाँ, क्या क्या, क्या थीटा आ गया था तो? नहीं नहीं समझे, कौन सा फॉर्मूला? एस इज इक्वल टू, तो एस क्या चीज होती है? हाँ, तो आर्क लेंथ से निकाल के हम क्या करेंगे? कैसे बताओ ना। एस क्या लिखेंगे हम? तो एस हमको मालूम है क्या? तो फिर एस भी नहीं मालूम, थीटा भी नहीं मालूम, तो फिर टी कैसे निकल आएगा? एस हम हम्म, हाँ चलो तो रखो। आर्क लेंथ एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लिखते हैं, तो आर्क इक्वल टू आर थीटा कर लिया तुमने। अब किसकी वैल्यू रख रहे हो बोलो? एस की वैल्यू क्या है? हम्म, हाँ, तो एस निकालने से क्या, एस निकालने से क्या पता चल जाएगा? कहाँ पता चल जाएगा? आर की वैल्यू कितनी है और थीटा कितना है? अरे तुम क्या बोल रहे हो? ये आर ये है क्यू बी टी अपॉन एम इक्वल टू एस। अब क्या करें आगे? अरे तो टी आ जाएगा, तो एस की तो वैल्यू नहीं मालूम है ना। ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। तो इसका ये था थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट मैं अभी नहीं कर रहा हूं, फोर्थ पार्ट तुमको करके आना है। डी पार्ट जो है, डी पार्ट ये है कि सपोज v इज इक्वल टू 2m एंड द कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स इज कंप्लीटली इनइलास्टिक, डिस्क्राइब द मोशन आफ्टर द कोलिजन। चलो अच्छा, अब डी पार्ट वैसे है तो सिंपल ही। तो इसमें होगा क्या बताओ जरा?
कोलिजन कंप्लीटली इनइलास्टिक होने का मतलब क्या होता है? क्यों भाई? कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल स्टिक कर जाएंगे, एक सिंगल पार्टिकल बन जाएगा जिसका मास कितना होगा? कितना मास होगा? 2m हो जाएगा, मास 2m हो जाएगा। और पार्टिकल कैसे पाथ को फॉलो करेगा इसके बाद, कोलिजन के बाद? कोलिजन के बाद पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चला जाएगा, क्योंकि पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा आफ्टर कोलिजन? 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि एक पे चार्ज प्लस क्यू था, एक पर माइनस क्यू है। दोनों का जब कोलिजन होगा तो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज मिलके 0 हो जाएंगे। अब चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स ही नहीं है, और अगर चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स ही नहीं है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं उस पर, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चला जाएगा। ठीक है, चलो 1 मिनट रुकना जरा, मैं बैटरी बदल लूं जरा अपने माइक्रोफोन की। हेलो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन एससीबी का बढ़िया वाला। अब आगे मैं सॉल्व कराता हूं एक चीज, हेडिंग डाल लो, डिविएशन या डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इंजेक्ट कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसको कर्व पाथ पे या सर्कुलर पाथ पे मूव कराती है। कर्व पाथ पे मूव कराती है तो चार्ज पार्टिकल अपने ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से डिविएट हो जाता है, वही निकालना है। तो मैं कर क्या रहा हूं, ये मैंने लाइन खींची एक, इसके राइट साइड में केवल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड केवल राइट साइड में है, और मैग्नेटिक फील्ड है केवल कितने रीजन में है? मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में है केवल। ठीक है, अब देखो, अगर चार्ज पार्टिकल को हमने वेलोसिटी दी, चार्ज पार्टिकल ने सर्कल पे घूमना शुरू किया, लेकिन अगर सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है उसको मैं तुम्हें एग्जैक्ट डायग्राम से समझाता हूं बना के, तो ये बना दिया मैंने। तो चार्ज पार्टिकल अगर सर्कल पे चलना शुरू करता है, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दूंगा मैं, रुक जाओ अभी यहां से देता हूं, और इस लाइन को ही खिसकाते हैं नीचे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ठीक है, लाइन भी यार स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, तो लाइन भी अपन अच्छी वाली बना लेते हैं। तो मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड बस इन दो लाइन के बीच में है। ठीक है, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है वो रीजन इन दोनों लाइन के बीच में है, बस इतने हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देके हमने भेजा है, समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड कितने रीजन में है? मैग्नेटिक फील्ड की जो विड्थ है वो है डी है, डी इक्वल टू
विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ है इतनी। अब पार्टिकल को वेलोसिटी देके भेजा हमने यहाँ से, तो ये वेलोसिटी दे दी इसको v। अब चार्ज पार्टिकल चलना शुरू किया सर्कल पे, सर्कल पे चलते चलते अगर वो यहाँ से मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक, और यहाँ से वापस लौट आया, तो क्या हो जाएगा, इसका सर्कल हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेगा और कहाँ से बाहर निकल आएगा चार्ज पार्टिकल, यहाँ से बाहर निकल आएगा हाफ सर्कल कंप्लीट करके। ये ऐसे पाथ पे चलता रहेगा, चलते चलते इधर से वापस आ गया, इसने अपना आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया। आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हुआ, ये फाइनल वेलोसिटी है। ऐसा वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये v1 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी है, मॉडुलस ऑफ v1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ v2 इक्वल टू v के बराबर है। मॉड से में वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो v1 v2 के बीच में एंगल कितना हुआ, बोलो कितना एंगल है v1 और v2 के बीच में, 180 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड ने कितना डिविएशन प्रोड्यूस किया, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट कर दिया इसने मैग्नेटिक फील्ड ने, ठीक है। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ को हम और बढ़ा दें तब भी हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाएगा क्या इसका, ये लाइन मैंने दूर कर दी, तो क्या अभी भी कंप्लीट हो जाएगा, बोलो अभी भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये आधे सर्कल को कंप्लीट करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ को कम कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ को कम कर दिया, इसका मतलब ये है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ को कम करने का मतलब ये है कि ये सेंटर है, इसको सर्कल कितने सर्कल पे जाना चाहिए था, इसको जाना तो था इस r रेडियस के सर्कल पर, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म हो गई यहां पर। तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल यहां से एंट्री लेगा v1 वेलोसिटी से और फिर यहां से सीधा चला जाएगा v2 वेलोसिटी से, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल जाएगा अब यहां से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड तो कितने रीजन में, केवल यहां तक है बस। समझ में आ रहा है, ये समझ में आया कि नहीं। तो अब डिविएशन का मतलब होता है कि v1 और v2 के बीच में एंगल कितना है, तो v1 और v2 के बीच का एंगल ऐसे निकालते हैं कि ये मैंने डायरेक्शन बनाई किसकी, v1 की, ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और फाइनल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसको मैं पीछे प्रोड्यूस कर दूं, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, यानी थीटा इज एंगल बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, और थीटा क्या कहलाता है, थीटा इज कॉल्ड डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड ने जो डिविएशन प्रोड्यूस किया ये वो है, हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है तो जो आर्क ये कवर करेगा, इसका आर्क मैं बना देता हूं व्हाइट से, ये एक बना दिया मैंने, इस आर्क पे चला ना, ये नीचे यहां से यहां तक का जो आर्क है, ये आर्क तो एक सर्कल का हिस्सा है, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, आर के बराबर, तो ये रेडियस कितनी है, आर है, यहां तक की डिस्टेंस। इसी तरह से अगर ये सेंटर है और मैं सेंटर से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो ये भी रेडियस आर के बराबर है। ये बताओ समझ में आया कि नहीं। इसको मैंने बना लिया, पॉइंट है ए, ये सी, इसको मैं डी लिख लेता हूं। तो ये बताओ कि एंगल बिटवीन डी सी और सी डी और सी ए के बीच में एंगल कितना है,
एंगल बिटवीन सी डी एंड सी ए। अलीशा कितना एंगल हुआ इनके बीच में? ये भी थीटा आएगा। अगर ये V1 V2 के बीच में एंगल थीटा है तो CA और CD के बीच में भी थीटा होगा, क्योंकि V1 और V2 टेंजेंशियल वेलोसिटी है और CD और CA क्या है? ये रेडियस है। CA परपेंडिकुलर है V1 के और CA परपेंडिकुलर है V2 के और CD परपेंडिकुलर है V1 के। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। इसमें हमने क्या ज्योमेट्री लगाई? दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होता है। तो जो एंगल V1 V2 के बीच में होगा वही एंगल V1 और V2 के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होगा। इन दोनों का परपेंडिकुलर कौन है? रेडियस है। तो ये एंगल थीटा आ गया। अब मुझे थीटा की कैलकुलेशन करनी है। अब मैंने पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर खींचा इधर और इसको मैंने नाम दे दिया, सपोज ये है ई ए। तो ई ए की वैल्यू कितनी है? डी के बराबर है, ये भी डी है, ये भी। मैग्नेटिक फील्ड की जो विड्थ है वो कितनी ले रहे हैं हम? डी के बराबर। विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? डी। तो ई ए भी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास सी ई ए, राइट एंगल ट्राइंगल सी ई ए में साइन थीटा इक्वल टू कितना है? बोलो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ई ए अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना? सी ए। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी बाई, और सी ए क्या है? रेडियस है आर। तो मैग्नेटिक फील्ड ने जो डेविएशन प्रोड्यूस किया वो होता है साइन थीटा इक्वल टू डी बाई आर। एक तो ऐसे भी याद रखना, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स डी बाई आर, ये फॉर्मूला है। और चाहो तो इसमें आर की वैल्यू भी रख लो। आर क्या है? रेडियस है। तो साइन इनवर्स डी अपॉन आर कितना? एम बी अपॉन क्यू बी। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स क्यू बी डी अपॉन एम बी। ये समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड ने जो डेविएशन प्रोड्यूस किया है वो डेविएशन कितना है? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स डी बाई आर, जिसमें डी क्या है? ध्रुव बताओ। हाँ, ये कहते हैं विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ है डी के बराबर, और आर है उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जिस रेडियस से चलेगा वो है आर। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स डी बाई आर। समझ में आई बात? ये अलीशा, अलीशा, हाँ, ये हमने ये फॉर्मूला याद रखना। ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल में कितना डेविएशन प्रोड्यूस करती है वो फॉर्मूला है ये, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स डी बाई आर। ठीक है, ये हो गया। अब इससे मिलता जुलता एक बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, अब एक और फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं हम लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स होता है टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल बाय मैग्नेटिक फील्ड and electric field. Is called Lorentz force. F इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स तो कितना होता है? Q V क्रॉस B प्लस QE। चार्ज पार्टिकल पर ना 3 फोर्स लग सकते हैं, जिसमें से हमने लिखे 2 हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, और एक होता है
इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स मिला के क्या कहलाते हैं? ये लॉरेंज फोर्स कहलाते हैं। लॉरेंज फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, ये होता है क्यू वी क्रॉस बी। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड में है। चलो एक आध क्वेश्चन में इसमें बनाता हूँ तुम्हारे लिए। डेटा में रैंडमली लिखता हूँ। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर है कौन सा फील्ड ले लूँ? मैग्नेटिक फील्ड। रुको जरा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लूँ मैं? डॉट ले लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड डॉट है पूरे रीजन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स। और चार्ज पार्टिकल जो है उसको ओरिजिन से रिलीज किया आउटवर्ड। चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। अब क्या है, मैं एक सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं। ये मान लो अगर चार्ज पार्टिकल को हमने ओरिजिन से रिलीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा इनिशियली, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तभी फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड तभी फोर्स लगाता है जब चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी हो। तो इनिशियली चार्ज पार्टिकल को हमने रिलीज किया, ठीक है। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड, व्हेन चार्ज पार्टिकल released with zero initial velocity, magnetic force is zero। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसा कोई बंधन नहीं है कि चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तभी फोर्स लगाएगा, वो तो कभी भी लगा सकता है। तो चार्ज पार्टिकल का चार्ज हम मान लेते हैं Q है और मास है m के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा QE, और डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? अपर डायरेक्शन में। आए समझ में? अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल पर खुद की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। किसकी वजह से एक्सेलरेट होगा? किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो चार्ज पार्टिकल गेट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली। और एक्सेलरेशन कितना होगा चार्ज पार्टिकल का? Q/m इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन जैसे ही ये एक्सेलरेट होके चलना शुरू करेगा चार्ज पार्टिकल, तो मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगा देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ने भी फोर्स लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी लगा दिया, तो दोनों फोर्स लगातार लग रहे हैं। तो अब चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा ना, वो चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे पाथ पे जाएगा, लेकिन ये पाथ सर्कुलर नहीं होगा, ठीक है। अब स्पीड चार्ज पार्टिकल की कांस्टेंट नहीं है। स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट। अलीशा क्यों नहीं है कांस्टेंट? अलीशा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पीड चेंज कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो फोर्स स्पीड चेंज नहीं करता है कभी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पीड चेंज कर देगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही होगी तो ये कर्व्ड पाथ पर तो जाएगा, लेकिन ये कर्व्ड पाथ सर्कुलर नहीं होगा, ठीक है। पाथ
followed by charge particle is curved path. But not a circular path. एक ये सर्कुलर पाथ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर होती है, अकेली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, तो चार्ज पार्टिकल सर्कल पे जाता है और उस समय उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहती है। लेकिन यहाँ पर तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड बदल रही है। कौन बदल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। तो इसका पाथ कर्व्ड तो होगा लेकिन सर्कुलर नहीं होगा। अब चार्ज पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है किसी इंस्टेंट पर, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है? डी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन displacement of charge particle is d along electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया चार्ज पार्टिकल का? d के बराबर। तब हमको बताना है कि इसकी स्पीड कितनी हो गई है। कैलकुलेशन करके बताओ जरा। ये देखो d डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस चार्ज पार्टिकल की अलग है। ये d क्या बना हुआ है जो मैंने बनाया यहाँ पर? ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, और ये किधर है? वाई एक्सिस के अलोंग है डिस्प्लेसमेंट। वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब क्या है? चार्ज पार्टिकल तो यहां से घूम के इधर पहुंच चुका है। ठीक है, डिस्टेंस तो ये आर्क पे चल रहा था, लेकिन वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है d के बराबर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल डिस्प्लेसमेंट है। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट d हो जाएगा तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, ये निकालना है। संचित, समझ में आ गया सवाल? तो इसमें देखो, हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है अलीशा, बताओ तो। अलीशा, हाँ, क्या फॉर्मूला है बोलो। क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये होता है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के। तो यहां पर वर्क कौन कौन करेगा? वर्क करेगा मैग्नेटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अब मैग्नेटिक फोर्स तो कभी वर्क करता नहीं है, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखेंगे हम? 0। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है QE, और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है D, तो QED इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? V इज इक्वल टू अंडर रूट 2 QED अपॉन m के बराबर। ये आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, उसका एग्जांपल है ये। V इक्वल टू अंडर रूट 2 QED अपॉन m के बराबर। ठीक है, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन। बात समझ में आई है? अच्छा, ये बताओ कि अब एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, एक रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अलोंग द एक्स एक्सिस है। चार्ज पार्टिकल को हमने वेलोसिटी दी है जिसका मास m है, चार्ज q है, वेलोसिटी दे दी v नॉट। तो ए चार्ज पार्टिकल is given velocity v naught along positive x-axis and charge particle moves with constant velocity. Find direction of magnetic field, direction and magnitude. Direction and magnitude of magnetic field. तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड थी किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी है v नॉट और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला गया, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई इसकी। अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0। और अगर चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 है, चार्ज पार्टिकल पर अगर नेट फोर्स 0 है तो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होना चाहिए, इस पर एक फोर्स और होना चाहिए। और उस फोर्स की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? उस फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहां लगेगा? राइट साइड लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां आना चाहिए? लेफ्ट साइड। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, ये बताओ पहले तो। नेगेटिव। गलत जवाब। ये जवाब गलत है भाई तुम्हारा। बताओ भाई।
भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव एक्स में होगी तो फोर्स थोड़ी नेगेटिव एक्स में होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो उसके परपेंडिकुलर आता है हमेशा फील्ड के। तो इसमें एफ इज इक्वल टू कितना है, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। तो इसमें फोर्स तो कितना है, जीरो है ना, और चार्ज है क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई आई कैप प्लस चार्ज है क्यू। वेलोसिटी किधर दी है हमने, आई कैप की डायरेक्शन में, तो उसको लिख लेते हैं वी नॉट आई कैप क्रॉस। अब मैग्नेटिक फील्ड लिखा मैंने बी। अब इसको और सिंप्लीफाई करें अगर, तो चार्ज तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी नॉट आई कैप क्रॉस बी इक्वल टू कितना हुआ, माइनस ई आई कैप। अब इसमें बी को कंपोनेंट्स में तोड़ के लिखो, वी नॉट आई कैप क्रॉस बी को हम लिख लेते हैं आई बी एक्स प्लस जे। हालांकि तुम जो है डायरेक्ट यहां से निकाल भी सकते हो, ये आसान क्वेश्चन है, इक्वल टू माइनस ई आई कैप। अब लेफ्ट साइड में जो वेलोसिटी है वो आई कैप की डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में होगी, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद। चलो मैं लिख ही देता हूं, आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड इक्वल टू माइनस ई आई कैप। अब लेफ्ट साइड में क्रॉस प्रोडक्ट करके हमको इक्वेट करना है, क्या क्या बचेगा। तो लेफ्ट साइड में देखो वी नॉट इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगी टर्म जीरो, प्लस आई क्रॉस जे कितना आएगा, आई क्रॉस जे कितना होगा, के कैप के बराबर। तो कितना बचा यहां पर बताओ, प्लस बी वाई के कैप, फिर आई क्रॉस के कितना होगा, माइनस जे, तो ये बचेगा माइनस बी जेड जे कैप इक्वल टू कितना, माइनस ई आई कैप। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इसमें, यानी कि इसमें देखो आया ही नहीं, यानी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं लग रहा है कि ऐसा हो पाए, यानी कि बी वाई और बी जेड ये सारा कितना रहा है, और ई आई कैप ये वैल्यू नहीं मिल रही, यानी कि हमने जो वैल्यू सेलेक्ट की है कैसी है, गलत है, यानी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो पाए। फिर भी चेक करो, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को ले लेते, रुक जाओ, अगर मैं निकाल फिंगर से रख के हम सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है तो नहीं आएगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, अब दूसरी सिचुएशन लेता हूं मैं, इसमें मैं चार्ज पार्टिकल को अभी इसका मतलब समझे क्या हुआ, इसका मतलब कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है जैसा मैंने बनाया था क्वेश्चन। अब मैंने इसको वेलोसिटी दी है वी नॉट जे कैप की डायरेक्शन में, तो ये चार्ज पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव y axis and charge particle moves with constant velocity, find direction and magnitude of magnetic field। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें कितना होगा जरा, जैसे मैं अभी क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल रहा था ना, ऐसे करके देखो जरा। अब इसमें इक्वेशन क्या बनाएंगे हम, इसमें बनाएंगे नेट फोर्स तो जीरो हो गया, क्यू ई किस डायरेक्शन में, आई कैप प्लस क्यू वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, वी नॉट जे कैप क्रॉस बी किधर है ये निकालना है, तो ये बचेगा क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट जे कैप क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ई आई कैप। अब देखो ये है जे कैप की डायरेक्शन वेलोसिटी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मान लो एन कैप की डायरेक्शन में है, और ये आना चाहिए माइनस आई कैप की डायरेक्शन में। तो एन कैप को किस डायरेक्शन का वेक्टर होना चाहिए कि जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो माइनस आई कैप आ जाए, आई जे के, ये साइक्लॉइड होता है, ऐसा समझ रहे हो। तो जे क्रॉस क्या करें कि माइनस आई कैप आ जाए,
आ जाएगा। एन कैप की डायरेक्शन लिखो, क्या होना चाहिए, माइनस के। अगर हम इसको लिखें जे कैप क्रॉस माइनस के कैप, तो ये माइनस आई कैप आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, माइनस के कैप की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप की डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए क्रॉस, ऐसे निकालते हैं। इसके भी क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में। अब तुम चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड को उससे निकाल सकते हो, मिडिल फिंगर, थंब और जो अपनी इंडेक्स फिंगर होती है, कि हम इसमें मिडिल फिंगर को रखते हैं किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, बी को रखते हैं इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन में, थंब फोर्स की डायरेक्शन बताता है। तो देखो जरा सेट हो रहा है कि नहीं ये। तो आ जाएगा वो फोर्स अब। तो यानी कि इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें कहाँ रखना चाहिए, माइनस के कैप। और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए उसका, मतलब ये रखना चाहिए वी नॉट जे कैप क्रॉस बी माइनस के कैप इक्वल टू माइनस ई आई कैप, इतना होना चाहिए। इसका मॉड अगर हम ले लें पूरे का, तो इसका मॉड बनेगा वी नॉट इंटू बी, वी नॉट इंटू बी इक्वल टू ई, यानी बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, ई अपॉन वी नॉट के बराबर। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा चार्ज पार्टिकल पर। चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होगा और ये विदाउट एनी डिविएशन निकल जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखो मैग्नेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको डायरेक्शन में कंफर्टेबल होना पड़ेगा, डायरेक्शन निकालने में। और उसके लिए ना क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो पहले तुम किसके क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो भाई तुम लोग एससीबी के। एससीबी के जो क्वेश्चंस हैं, फोर्स बिटवीन वायर नहीं, तुम क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे ये एक्सरसाइज देख रहे हो, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करके आना है तुमको, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना, थर्ड हमने कर लिया है, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो 1 से लेके 6 तक के ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना। और इसके बाद ऐसा नहीं कि इससे आगे नहीं करना है, तुमको चार्ज पार्टिकल पर फोर्स वाले जो जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, अब वो सीक्वेंस में नहीं है इसमें, वो क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे मैंने तुमको भी कुछ क्वेश्चन इसमें 34 सॉल्व कराया, 35 क्वेश्चन कर सकते हो तुम, 35 करना, 36 करना, 37 सॉल्व करना। तो अभी इतने क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे 45 तो बढ़िया क्वेश्चन था, ये मैंने तुमको करा दिया है। और एक और क्वेश्चन सॉल्व करके आना तुम लोग, ये जरूर करके आना, इसमें दिमाग लगाना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। तो अभी इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, एक तो 1 से लेके 6 तक के, क्वेश्चन नंबर 52, और बीच में मैंने एक दो और बताए थे ये। तो नेक्स्ट क्लास के लिए काम है तुम्हारे लिए, इसको सॉल्व करके आना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे इतने। तो चलो आज हम यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं।